हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्यूशन, जो आपका चैप्टर था विलियन। और विलियन में हम पढ़ रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में कि विलियन के अंदर विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, कणों की संख्या, विलय की संख्या, अणुओं की संख्या या फिर अपन कह सकते हैं सांद्रता पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। जिसमें आपके पास मुख्य रूप से थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर है दोस्तों? सेकंड जो आपके पास में था, सेकंड नंबर पे अपने पास में था दोस्तों, देखिए क्या आपके पास में था, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन में भी हमने पढ़ा कि डेल जो आपके पास टीबी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, वहां पर आपके पास में मोललता के यानी मोलर अपन कह सकते हैं कि मोलल सांद्रता के क्या था, समानुपाती था। तो मोलल स्मॉल एम के समानुपाती हुआ, दैट मींस ये भी एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक में भी दोस्तों लास्ट क्लास में अपन ने प्रूव कर दिया कि डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहां पर था स्मॉल एम, यानी कि मोलल सांद्रता के समानुपाती था। और जो आपके पास सांद्रता के निर्भर कर रहा है, सांद्रता पर जो आपका गुण निर्भर कर रहा है वो क्या कैसा कहलाएगा? अणुसंख्यक गुण कहलाएगा। और लास्ट आज हम पढ़ने वाले हैं प्राशरण दाब। और प्राशरण क्या होता है, प्राशरण दाब क्या होता है, इसके बारे में। और ये भी एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है दोस्तों, इस बात को भी हम प्रूव करेंगे। तो फटाफट देखिए, अपना केवल इतना सा ही मीन नहीं है कि हमें केवल ये पढ़ना है, टॉपिक पूरा करना है, चैप्टर पूरा करना है। दोस्तों ये जो चीजें हैं, एक एक पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए वाकई में एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो फटाफट शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, जिससे वो भी आपके साथी भी इस चीजों का आनंद ले सके और उन्हें भी कॉन्सेप्ट उनके भी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और साथ साथ ये चारों एक साथ आपको वापस से आज हम प्रूव करेंगे वन टॉप के अंदर कि ये सभी एक अणुसंख्यक गुणधर्म किस प्रकार से थे। ओके दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस पे किस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, देखिएगा यहां पे कि क्वेश्चन आपके पास में एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर विलायक के हिमांक में 1.2 केल्विन जो है का अवनमन होता है। पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। अणुभार पे क्वेश्चन आ गया। यानी दोस्तों देखिए, ये जो है अभी अपन ने पढ़ा अणुभार mb इक्वल टू KF अपॉन डेल TF WB WA इंटू 1000। इस पे आपके पास में इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं अणुभार mb इक्वल्स टू क्या कहेंगे आप यहाँ पे, mb इक्वल्स टू आपके पास में फॉर्मूला है KF अपॉन में है डेल TF, ठीक है, इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। दोस्तों देखिएगा, ये अपने पास फॉर्मूला अभी अभी अपन ने ड्राइव किया है। ये जो अपन ने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया, ये रहा आपके पास में mb इक्वल्स टू KF डेल TF इंटू WB WA इंटू 1000, ये आपने रख दिया। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी है। एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलना है, तो जो कम है वो आपके पास विलय का है दोस्तों, आपको पता है, ठीक है। तो ये आपके पास में यानी WB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। WA की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 ग्राम आपको क्वेश्चन में ये भी दी हुई थी, ठीक है दोस्तों। और हिमांक में 1.2 केल्विन का अवनमन, हिमांक में अवनमन यानी कि आपको डेल TF दिया हुआ है 1.2 केल्विन का। क्लियर है? और पदार्थ का अणुभार आपसे पूछा है और KF की वैल्यू आपको दी हुई है 1.85 केल्विन kg मोल इनवर्स, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। क्लियर? ये सारी वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आपके पास होगा। देखिएगा, ये लीजिए mb इक्वल्स टू आपके पास KF की वैल्यू कितनी है 1.85 इंटू आपके पास में WB की वैल्यू है 5 अपॉन आपके पास डेल TF की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू WA की वैल्यू कितनी है 50 इंटू क्या है 1000। ये आप रखेंगे mb इक्वल्स टू, ये आपके पास में जो भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये देखिएगा, इस पर अपन ने क्वेश्चन भी देख लिया। साथ ही दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट, अगर अपन देखना चाहें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 273 केल्विन जो ताप है, इससे नीचे ताप पर भी कारों का चलना, जो गाड़ी मोटर कार हैं, इनका चलना किस प्रकार संभव है, ये पहले बताना कि संभव है या नहीं है।
तो क्योंकि कार के रेडिएटर में जल भरा होता है दोस्तों, कार के रेडिएटर में जल भरा होता है और 273 केल्विन ताप पर आपको पता है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, कार बंद हो जाएगी क्योंकि रेडिएटर वहां सीज हो जाएगा। तो दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि 273 से नीचे भी ऐसा संभव है क्या, और है तो वो कैसे संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है दोस्तों। देखिएगा कैसे, तो देखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? देखिएगा कि इसका आंसर होगा हाँ कि 273 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन से कम ताप या नीचे कम ताप पर भी कारों का चलना संभव है, कारों का चलना संभव है, चलना संभव है। ठीक है, क्योंकि कैसे संभव है दोस्तों? ये अभी आज ही अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों अपन ने? कि अगर किसी विलायक यानी कि यहां पर जल भरा होता है ना रेडिएटर में, आगे आपने देखा होगा बस वगैरह में वहां पानी डालते हो, रेडिएटर में जल भरते हैं, तो जल के अंदर आपने पढ़ा कि जैसे अपन ने उसमें अवाष्पशील कोई भी आप उसमें पदार्थ मिलाते हैं तो हिमांक को क्या किया जा सकता है? और कम किया जा सकता है। तो हिमांक को कम कर देंगे, उससे हिमांक और कम हो जाएगा, यानी कि वो जमेगा नहीं, और कम चाहिए। 273 से भी उसको और कम चाहिए, वहां पे 0 से भी कम टेम्परेचर चाहिए जमने के लिए, तो उसमें कुछ मिला दे तो ऐसा पॉसिबल है। तो हम कहेंगे क्योंकि हिमांक अवनमन के अध्ययन से ज्ञात है कि वाष्पशील या अपन लिख सकते हैं शुद्ध विलायक जो आपके पास में है, कि विलायक में विलय पदार्थ, उपयुक्त जो भी उसके लिए है पदार्थ मिलाकर इसके हिमांक को कम किया जा सकता है, हिमांक को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? कम किया जा सकता है। ठीक है, जो अब इसको आप कम कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिएगा यहां हम कहेंगे कि कैसे कम कर सकते हैं। अतः जल का हिमांक जो 273 है जमने वाला, उसको और कम कर दो। 273 पे नहीं जमे, उससे और कम पे जमे, तो क्या करें? हिमांक, अतः जल का हिमांक कम करने हेतु इसमें उपयुक्त विलय मिला सकते हैं। हिमांक कम करने हेतु इसमें उपयुक्त विलय पदार्थ मिला सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त पदार्थ मिला सकते हैं। ये उपयुक्त पदार्थ क्या है, क्या हो सकता है? आप कहोगे सर क्या मिलाएं, आप बताइए। तो देखिए ये भी अपन कह सकते हैं यह उपयुक्त पदार्थ कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कंपटीशन में बहुत बार। क्या है मेनली क्या यूज किया जाता है? तो यह उपयुक्त पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल को आप जल में मिला देंगे तो उसका और हिमांक कम हो जाएगा। ठीक है, इसे एंटी फ्रीज भी कहते हैं, इसलिए इसको एंटी फ्रीज कहते हैं। जमने मतलब और कम ताप पर जमने देगा। ठीक है, तो इसे एंटी फ्रीज भी कहते हैं, एंटी फ्रीज भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया आपका ये? तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। क्या क्वेश्चन था आप समझिएगा कि 0 डिग्री से नीचे भी कह रहा कि कार का चलना किस प्रकार संभव है दोस्तों। ये क्यों कहना चाह रहा था, ऐसा क्वेश्चन में अपने से क्यों पूछा गया? देखिएगा क्योंकि 0 डिग्री पे रेडिएटर में जो जल भरा हुआ है वो जम जाता है। अब कह रहा है जल जम गया तो कैसे, वो रेडिएटर सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगी कार। लेकिन दोस्तों हम उसको जमने ही नहीं देंगे। जमने का मतलब 273 पे हम उसको नहीं जमने दें, उससे भी कम पे जमे आके। तो 273 पे कैसे नहीं जमने देंगे? जब उसमें हम क्या हिमांक को कम करेंगे। हिमांक कम कब होगा? जब उसमें कुछ न कुछ मिला दें।
अभी अपन ने पढ़ा है कि हिमांक में अगर आप शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ उसका कुछ भी मिलाते हो तो हिमांक को कम किया जा सकता है, हिमांक अवनमन कहते हैं। तो हमने इसमें क्या मिला दिया, कोई उपयुक्त पदार्थ मिला दिया। और ये उपयुक्त पदार्थ क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो उपयुक्त पदार्थ है ये एक प्रकार का क्या हो सकता है, एथिलीन ग्लाइकोल हो सकता है, जिसे एंटी फ्रीज भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपका, गुड। अब देखिएगा हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 25.6 ग्राम 25.6 ग्राम जो आपके पास में है, सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन, 0.68। देखिए दोस्तों मैं इसको इधर रख देता हूं, 0.68 है, 0 पॉइंट यहां से हटा देते हैं एक बार, इससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, सल्फर का अणु सूत्र आपसे पूछा गया, तो पहले अणुभार पता होगा तो अणु सूत्र निकल सकता है बड़ी आसानी से। आप लोग जानते हैं 11th में आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखी है सारी चीजें कि अणुभार से किस तरह से आप अणुसूत्र निकाल सकते हैं। तो पहले अणुभार निकालते हैं। तो अणुभार के लिए फॉर्मूला क्या है, Mb इक्वल्स टू, अभी पढ़ा अपन ने, क्या है, Kf अपॉन डेल TF इंटू WB अपॉन में क्या दोस्तों आपके पास में WA इंटू क्या है आपके पास 1000, पढ़ा अपन ने अभी क्लियर। तो Mb इक्वल्स टू, यहां पे कितना दिया हुआ है, Kf कितना दिया हुआ है आपको, हिमांक में अवनमन आपको यहां पे दिया हुआ है TF है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर आपके पास अगर हम बात करें कि आपके पास में जो Kf की वैल्यू है, ठीक है, अब Kf की वैल्यू जो है वो आपके पास में क्वेश्चन में यहां पर दी हुई नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पर आपको Kf दिया हुआ होगा वैसे क्वेश्चन में। तो Kf इक्वल्स टू है 1.85 केल्विन Kg मोल इनवर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा दोस्तों, ये अपन मान लेते हैं, क्लियर। तो 1.85 अपॉन आपके पास में क्या है दोस्तों 0.68 इंटू WB की वैल्यू कितनी है 25.56 सॉरी अपॉन WA, ये है आपके पास 1000 है दोस्तों, क्या है आपके पास में 1000 है, क्लियर है। और ये आपके पास में देखिए क्या है, इनटू आपके पास में यहां पे क्या है 1000 है, क्लियर, आपके पास में इस तरह से है। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर हम क्या कह रहे हैं आपको कि ये जो आप इसको सोल्व करेंगे ये आपका MB आएगा, क्या आएगा MB, ये MB की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपसे अणुसूत्र पूछा गया है, तो MB की वैल्यू ये आपके पास में आ जाएगी। मान लीजिए दोस्तों ये MB कितना जो भी आपका आएगा, यहाँ पे MB की वैल्यू आएगी, उस MB की वैल्यू से आप सल्फर का क्या निकाल सकते हैं, अणुसूत्र, कि सल्फर का अणुसूत्र आपको निकालना है यहाँ पे, कि अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा। और ये आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे, कि इसको किस तरह से करेंगे कि अणुभार इक्वल्स टू, ये जो अणुभार MB आपके पास आ रहा है इक्वल्स टू आप लिखेंगे दोस्तों SX, कि मतलब S2 S3 S4 S5 S6 7 8 क्या होगा ये आपको बताना है, तो X लिख दिया। अब X की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों, ठीक है, SX है आपके पास में, तो ये जो X की वैल्यू आप निकालेंगे ना, यहाँ पे SX है, तो ये जो X की वैल्यू है ये कैसे निकालेंगे कि आप यहाँ पे ये जो अणुभार आपके पास में आ जाएगा दोस्तों, तो इससे आपके पास में किसकी वैल्यू निकल सकती है, आपके पास में बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, X की वैल्यू निकाल सकते हो। और जब आपके पास में X की वैल्यू आ जाएगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसका अणुसूत्र क्या होगा, S8 होगा, S6 होगा, क्या होगा, ये आपको यहां से पता लगेगा। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में MB निकालना है। MB जब आप निकाल लेंगे तो आप अणुभार निकालने के बाद उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका अणुसूत्र निकाल सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। ये लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राशण तथा प्राशण दाब के बारे में बात करते हैं। तो प्राशण क्या होता है, प्राशण दाब जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सब तो देखिए ऑस्मोसिस जो है, प्राशण जो है वो क्या होगा आपके पास में, यहां पे हम कहेंगे कि कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, यहां ध्यान रखना आपको इस वर्ड का, कि ये जो आपने वर्ड यूज किया यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके बगैर ये संभव नहीं है प्राशरण की क्रिया। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक या उच्च अधिक सांद्रता वाले विलयन की और स्वतः गमन या प्रवाहित होना या गमन करना, स्वतः गमन। ठीक है दोस्तों, देखिए कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन की प्रक्रिया प्राशरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं प्राशरण। जिसमें क्या होता है, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की क्रिया में कम सांद्रता वाले विलयन से जो विलायक के कण है, ध्यान रखना, विलायक के अणु या विलायक के जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं, स्वतः गमन करते हैं। स्वतः गमन की ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है प्राशरण। क्या कहलाती है भाई, प्राशरण कहलाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? कैसे, देखिएगा, जैसे इसको एक अपन यहां पे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर आपके पास में है, ये एक पात्र है दोस्तों आपके पास में, ये लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये एक पात्र आपके पास में है। ओके, क्लियर? अब देखिएगा यहां पे, इसके अंदर यहां अपन मान लेते हैं आपके पास में इस तरह से एक फिसल कीप लगी हुई है। ये लीजिएगा दोस्तों आपके पास में, ये जो है आपके पास अर्धपारगम्य झिल्ली को शो कर रहा है यहां पे। ये लीजिए, ये आपके पास में अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आपके पास अर्धपारगम्य झिल्ली है, एसपीएम, सेमी पर मेम्ब्रेन आपके पास अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसके अंदर अपन ने क्या भर रखा है, देखिए यहां पे अपने पास में ये आपके पास घोल है, चीनी का घोल ले लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन है मान लेते हैं, ये आपके पास में यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन है। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में यहाँ पे अपन कहेंगे ये थिसल कीप है, थिसल कीप। क्लियर है? और देखिएगा यहां आपके पास में इसमें इस तरह से आपके पास में यहां विलायक है, ठीक है, एक कंटेनर आपने ले रखा है, ये आपके पास में यहाँ पे इसमें अपन ने विलायक को फिल कर रखा है, विलायक भर रखा है, ये लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके पास में विलायक है। क्लियर है? और ये जो है इसके अंदर अपन ने यहाँ पे ले रखा है क्या आपके पास में, ये लीजिएगा, ये है आपके पास, देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके पास में है ठीक है दोस्तों, ये जो है देखिएगा ये आपके पास में विलयन है। क्लियर? ये आपने यहाँ पे विलयन ले रखा है, चीनी का घोल अगर कह सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, या फिर ये आपके पास विलयन है। ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। एक पात्र आपने ले रखा है, ये कंटेनर था, एक पात्र था आपके पास में, इस पात्र में आपने क्या भर रखा है, यहाँ पे विलायक, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए विलायक के रूप में आपने वाटर को ले रखा है, शुद्ध यहाँ पे जल ले रखा है, और यहाँ पे आपने शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, ये आपने यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन ले लिया मान लीजिए। ठीक है,
तो दोस्तों देखिएगा विलायक में यहां पे क्या होगा कि यहां पे विलायक के जो कण हैं, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, विलायक के कण क्या करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसमें गमन करें, यदि कम सांद्रता वाले विलयन से किसमें, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः ही गमन करें, तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है प्रासरण। क्या कहलाती है, प्रासरण। तो देखिए यहां पर चीनी इसके अंदर, यहां पर इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है, ये आपके पास चीनी का जो घोल है दोस्तों, यहां पे इसमें देखिएगा यहां पर चीनी की मात्रा ज्यादा यानी सांद्रता अधिक है, यानी कि ये जो थिसल कीप के अंदर है ये अधिक सांद्र विलयन है। ये क्या है, यहां पे अधिक सांद्र विलयन है। क्लियर हो गया, अधिक सांद्र विलयन। ठीक है, डायग्राम से ये सारी चीजें जो परिभाषा आपने लिखी है ये बिल्कुल आपके एकदम दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए ये चीजें। और देखिए विलायक जो था H2 जो आपने ले रखा है ये कम सांद्र है, ये क्या है यहाँ पे कम सांद्र है, कम सांद्र विलयन है, क्योंकि विलायक में तो आपने कुछ मिलाया ही नहीं है, तो यहां पर सांद्रता क्या है, कम, जबकि यहां पर सांद्रता क्या है, अधिक। तो देखिए क्या करेंगे, देखना यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे दोस्तों, इसके लिए आपको स्पेशली ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि देखिए यहां पर ये विलायक जो H2 है जिसमें आपने पूरे कंटेनर में भर रखा है, इसके अंदर यहां पर सांद्रता बहुत कम है, और ये जो आपके पास में इसके थीसल कीप के अंदर है जो मटेरियल आपने भर रखा है, जो सॉल्यूशन है, जो आपका शुगर सॉल्यूशन चीनी का जो घोल है, वहां चीनी की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो विलायक के ये जो विलायक है, इस विलायक के अणु ये लीजिए और ये डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है, ये विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः ही, देख रहे हैं दोस्तों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः ही किस में प्रवेश कर रहे हैं, स्वतः ही किस में प्रवेश कर रहे हैं, अधिक सांद्र विलयन, कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो क्रिया है, देखना ये जो एसपीएम है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है दोस्तों, क्या है ये आपके पास में, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, स्वतः ही इनका गमन हो रहा है, प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये जो क्रिया है ये क्रिया क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। क्लियर हो गया अब तो आपका अच्छे से, क्या कि कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन या प्रवाहित होने की क्रिया या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, प्रासरण कहते हैं। क्लियर हो गया, गुड। अब हम बात करते हैं, देखिए अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है आपके पास अर्धपारगम्य झिल्ली। दोस्तों एक वर्ड यहां पे बार बार आपके पास में आया कि अर्धपारगम्य झिल्ली, तो दिमाग में आया होगा कि सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो देखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली की सबसे मेन जो स्पेशल पॉइंट है, यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली थी आपके पास में, इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, देखना यहां पे, ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से जाने देती है, विलय के कणों को या अणुओं को नहीं जाने देती है। ठीक है, तो इसके सबसे मेन स्पेशल यहां पे इसके लिए पॉइंट रहेगा। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, देखिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए यह केवल विलायक के कणों को ही, विलायक के कणों को ही अपने में से गुजरने देती है, प्रवाहित होने देती है, गुजरने देती है, विलय के अणुओं को नहीं। दोस्तों ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, विलय के अणुओं को नहीं, विलय के अणुओं को नहीं। क्लियर, देखिएगा, यानी यह केवल विलायक के कणों को या अणुओं को ही गुजरने देती है, अपने में से विलय के अणुओं को नहीं गुजरने देती। इस प्रकार की झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और इसके लिए आप स्पेशली पॉइंट ध्यान में रखना चाहें कि किसकी बनी होती है। तो देखिए ये जो है मेनली अपन बात करें यहां पे, यह है क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है आपके पास में, जैसे चरम पत्र हो सकता है, चरम पत्र हो सकता है। क्लियर, यहां पे आपके पास गॉल ब्लेडर हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, देखिएगा ये जो है यहां पर अपन कह सकते हैं पोटेशियम या फिनोल या पोटेशियम फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है,
कॉपर फेरोसाइनाइड हो सकता है, इनसे बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर या चर्मपत्र या फिनोल पोटेशियम या पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, आपके पास में कॉपर फेरोसाइनाइड है, ये इन सब से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये एक सीट के रूप में होती है, इस प्रकार के इसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, एक नेटवर्क बना होता है, पूरा एक नेटवर्क फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? एक नेटवर्क के रूप में होती है, ठीक है, जिसमें से केवल और केवल सबसे मेन स्पेशली आपको पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों कि ये जो है ये नेटवर्क फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें से केवल नेटवर्क की तरह या नेटवर्क की फॉर्म में होती है, और इसमें से केवल विलायक, ध्यान रखना सबसे मेन पॉइंट जो है, नेटवर्क की तरह होती है, एक नेटवर्क बना के रखती है और केवल विलायक को तो जाने देती है, विलायक जो है उसको तो जाने देगी, अपने में से गुजरने देगी, लेकिन विलय को नहीं जाने देगी। ये विलय के कणों को क्या कर लेती है? रोक लेती है। दोस्तों ध्यान रखना सबसे मेन स्पेशली पॉइंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चीजें अपन एक अपना सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वहां भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी आपको बताऊं कि देखिए, जैसे आप घर में बहुत बार आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जैसे मैं भी अभी पूछ लेता हूं आपसे, क्या व्हाइट जो बिल्कुल सफेद व्हाइट जो शुगर आती है वो ज्यादा खाना पसंद करेंगे, या फिर आप थोड़ा सा एक अपन कह सकते हैं पीलापन जो मटमेला सा या पीलापन जो चीनी में आता है वो चीनी ज्यादा खाना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है 90% स्टूडेंट्स होते हैं, जवाब होता है सर व्हाइट बिल्कुल प्योर, हम तो बिल्कुल अच्छी वाले लाते हैं सर। देखिएगा मैं आपको बता दूं, हाँ क्लियर, ये जो चीनी का जो शुद्धिकरण या अपन कह सकते हैं वहां पर जो उसका व्हाइटपन जो आया है, इसमें भी अर्धपारगम्य झिल्ली की बड़ी ही अहम भूमिका होती है। कैसे दोस्तों? जैसे जो आपके पास जंतुओं की खाल है, जंतु की जो त्वचा जो खाल अपन वहां पे जो उससे जो अर्धपारगम्य झिल्ली जो अपन तैयार करते हैं, वो झिल्ली का जंतुओं की खाल से निर्मित जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसका एक मेन फैक्टर देखिए क्या होता है कि चीनी शुगर सॉल्यूशन को जब उसमें से प्रवाहित किया जाता है तो कलरफुल रंगीन अशुद्धियों को अवशोषित कर लेती है, ऊपर ही रख लेती है, अपने में से पास नहीं होने देती, क्योंकि वो रंगीन जो अशुद्धियां हैं दैट मीन्स विलय जो पार्टिकल हैं उनको रोक लेगी। रंगीन का मतलब है दोस्तों वहां पे जो कालापन है, मटमीलापन है, थोड़ा सा जो पीलापन उस चीनी के अंदर है उसको रोक लेती है और अपने में से क्या करती है? बाकी को जाने देती है। तो जो चीनी आपको मिलती है वो बिल्कुल श्वेत और व्हाइट, बिल्कुल आपको साफ चीनी मिलती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का वहां एक फिल्ट्रेशन में भी इसका बड़ा ही अहम योगदान होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दैनिक जीवन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हर एक चैप्टर में आते रहेगी इसके बारे में। तो ये एक तरह से ध्यान रखना, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है दोस्तों, ये क्या करती है? विलायक के अणुओं को जाने देती है, एक नेटवर्क फॉर्म में होती है, और विलय के कणों बहुत अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्रों की बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करेगी? उनको तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं विलय को तो जाने देगी, और विलायक को तो जाने देगी, और आप अपने में से किसको नहीं जाने देगी? विलय के कणों को नहीं जाने देगी, यानी कि विलय जो पार्टिकल है इनको रोक लेगी, जबकि विलायक वालों को ये अपने में से गुजरने देती है। तो इस प्रकार की जो झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं किसके बारे में? विसरण। क्योंकि देखिए अपन स्टार्टिंग में अपन पढ़ रहे थे प्रासरण और प्रासरण दाब, तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ा सा हम डेफिनेशन के रूप में विसरण की क्रिया को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसमें उल्टा कर देते हैं विसरण और प्रासरण की क्रिया में। तो देखिए ध्यान से यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि विसरण डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन विसरण में क्या अंतर है यहाँ पे ध्यान में रखना कि विसरण का जो संबंध है वो गैसों और द्रवों के साथ होता है। किसके साथ होता है? विसरण का संबंध गैसों और द्रवों के साथ होता है। इसमें गैस के अणु अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? विसरण। क्लियर है? तो दोस्तों देखिएगा, यानी कि विसरण की प्रक्रिया में क्या कहेंगे हम कि विसरण की प्रक्रिया में गैसों के अणु अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर
क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, गमन करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है क्या? विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए है वो आपके पास में है क्या? एक पॉइंट पहले अपन ये बताएंगे, कहेंगे कि विसरण का संबंध गैसों व द्रवों के साथ होता है, गैसों व द्रवों के साथ होता है। ठीक है दोस्तों? साथ ही हम यहां पे सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी यहां कहेंगे क्या? कि विसरण की प्रक्रिया में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली, विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको सबसे मेन पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है, आवश्यकता नहीं होती है। ओके? क्लियर हो गया कि विसरण की प्रक्रिया में दोस्तों ध्यान रखना, विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है? विसरण की जो प्रक्रिया उसमें गैसों के अणु अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। विसरण का संबंध जो है दोस्तों, विसरण का जो संबंध आपको देखने को मिलेगा वो गैसों और द्रवों के साथ मिलेगा। और विसरण की क्रिया की सबसे मेन बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि प्रासरण जो ऑस्मोसिस है, ये जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, प्रासरण की क्रिया होती है, उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। बगैर अर्धपारगम्य झिल्ली प्रासरण की जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से संभव नहीं है। जबकि डिफ्यूजन जो है आपके पास में बगैर, अपन कह सकते हैं विदाउट अर्धपारगम्य झिल्ली के भी कर सकते होता है और कर सकते हैं इजीली। यहां पर अपन देखें तो एक दोनों में एक तरह से मेन डिफरेंस में भी अपन यहां पे कह सकते हैं कि विसरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। क्लियर है? देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपना है, इसी से रिलेटेड ले लेते हैं अपन कि प्रासरण तथा विसरण की प्रक्रिया में क्या अंतर रहेगा, दोनों में क्या मेनली डिफरेंसेस हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ चुके हैं कि प्रासरण क्या होता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रासरण क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या बताएंगे कि प्रासरण के अंदर हम यहां पे फर्स्ट पॉइंट कहना चाहेंगे कि विलायक, प्रासरण में क्या होता है? विलायक के कण या अणु क्या करते हैं दोस्तों? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं, विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं, क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है। और देखिएगा, अगर मैं इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट कहना चाहूँ यहाँ पे जो आपके पास में है, इसके रिगार्डिंग यदि मैं कहना चाहूँ यहाँ पे, तो दोस्तों देखिएगा क्या कहेंगे अपन यहाँ पे, जो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा इसके रिगार्डिंग अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में हो जाएगा। इसमें विसरण की जो प्रक्रिया है इसमें हम क्या कहेंगे कि विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है, यहां हम कहेंगे गैसों के अणु उच्च घनत्व क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? सेकंड जो पॉइंट अपना वो देखिएगा,
सेकंड पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों? सेकंड जो पॉइंट है वो अपना रहेगा यहाँ पे, देखिएगा क्या अपने पास में सेकंड पॉइंट के लिए यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है सेकंड पॉइंट अपना, यहाँ पे अपन कहेंगे इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की, कि प्राशरण की प्रक्रिया में, प्राशरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। क्लियर? अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर क्या कहेंगे दोस्तों, आपके पास विसरण में क्या कहेंगे, आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में हम कह देंगे उल्टा इसका, यहां पर हम कहेंगे कि इसके लिए कि विसरण की प्रक्रिया में, विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम कह देंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। ओके, तो ये एक मेनली डिफरेंस अपने को देखने को मिला है कि इसमें तो क्या होता है कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं विलायक के कण, जबकि वहां पर अपन देखें तो उच्च घनत्व क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गैसों के अणु जो है वो गमन करते हैं। ये क्रिया विसरण थी, ये आपके पास प्राशरण वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो गया। प्राशरण की क्रिया में दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण की जो प्रक्रिया होती है, विसरण की जो आपके पास क्रिया होती है, इसके अंदर अर्धपारगम्य जो झिल्ली है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मेनली आप डिफरेंस भी दोनों के अंदर इस तरह से आप मेनली डिफरेंस बता सकते हैं। इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि विसरण का जो संबंध है वो गैसों तथा द्रवों के साथ होता है। किसके साथ में होता है? गैसों और तथा, या फिर अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां पर गैसों तथा द्रवों के साथ में होता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं दोस्तों, क्या है? देखिए आपके पास प्राशरण दाब। क्लियर है दोस्तों? प्राशरण दाब के बारे में बात करते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। प्राशरण दाब क्या होता है दोस्तों? इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट? ठीक है, पाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या होता है प्राशरण दाब, किसे कहेंगे अपन, किस तरह से अपन प्राशरण दाब को यहां पे मेंशन कर रहे हैं। इसे पाई से रिप्रेजेंट तो आपने कर दिया है दोस्तों, क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर, ओके, अब इसको पाई से रिप्रेजेंट आपने किया, लेकिन होता क्या है, प्राशरण दाब क्या होगा? तो देखिएगा प्राशरण दाब को पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद में उसको एक अपन कंटेनर में दो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जो आपके पास यहां पर विलायक और विलयन लेकर के उसको समझेंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले प्राशरण दाब के लिए क्या कहना चाहेंगे कि प्राशरण दाब के लिए हम कहेंगे कि विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब। दोस्तों ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन अपन देना चाह रहे हैं यहां पे, उसको अपन यहाँ पे 100% जो अपन एक कंटेनर जो बना करके डायग्राम बना करके जो प्रयोग से हम समझेंगे, उससे इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या है कि विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण क्या होगा, देखिएगा अतिरिक्त दाब जिससे
विलायक जिससे विलायक के कणों या अणु, विलायक के अणु का बहाव, जो बहाव था, प्रवाहित हो रहे थे, बहाव विलयन की ओर, विलयन की ओर जो बहाव था, ठीक है दोस्तों, जो ये प्रवाहित हो रहे थे, बहाव था विलयन की ओर और रुक जाए, यानी प्राशन की क्रिया रुक जाए, विलयन की ओर रुक जाए, ठीक है, अर्थात प्राशन की क्रिया रुक जाए, अर्थात प्राशन की क्रिया रुक जाए, प्राशन की क्रिया रुक जाए, की क्रिया रुक जाए, रुक जाए, क्या कहलाता है दोस्तों? ये जो है दाब, जो आपने अतिरिक्त दाब जो इस समय आपने लगाया है, ये दाब क्या कहलाता है? प्राशन दाब कहलाता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे प्राशन। तो यहां ये कहलाता है प्राशन दाब कहलाता है, प्राशन दाब कहलाता है। क्लियर हो गया भाई? किससे कहेंगे प्राशन दाब? कि विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिससे विलायक के अणुओं का बहाव विलयन की ओर रुक जाए, अर्थात प्राशन की क्रिया रुक जाए, क्या कहलाता है? प्राशन दाब पाई कहलाता है। कैसे दोस्तों? देखिएगा, यहां पे अपन कह सकते हैं, ये लीजिएगा, जैसे बहुत सारे इसको अपन प्रयोग द्वारा कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन लेकर इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे आपको अलग अलग बुक्स में बहुत जगह ये अलग अलग आपको कंटेनर्स में देखने को मिलेगा, अलग अलग सॉल्यूशन के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपन ने ले रखा है एक कंटेनर के अंदर, मान लीजिए आपके पास में है, देखिएगा यहां पे अपन ने लिया आपके पास में, क्लियर, ये देखिए यहां पे हमने इस तरह से एक कंटेनर, एक पात्र अपन ने ले लिया है दोस्तों। अब देखिए यहां पर इस पात्र के अंदर ये अपन ने बीच में यहां पे एसपीएम लगा दी है, सेमी पर मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली यहां पर लगा दी है। ये है दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में इसमें अपन प्राशन को समझेंगे, देन उसके बाद हम प्राशन दाब को समझ लेंगे साथ साथ इसी में ही, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपने इसमें इधर की साइड मैं कहूं, यहां पे आपने भर रखा है, ये लीजिए, ये जो है ये आपके पास में यहां पर एक पिस्टन था, ठीक है दोस्तों, ये जो पिस्टन है, ये एक पिस्टन आपने ले रखा है, ठीक है, क्लियर। और इधर अपन ने ये भर दिया यहां पे विलायक, ठीक है, ये अपन ने दोस्तों यहां पे विलायक को फिल कर रखा है इसमें, ये अपन ने ले रखा है विलायक, ठीक है। और यहां जो है दोस्तों, इस कंडीशन में यहां की बात करूं मैं, यहां पे ये अपन ने ले रखा है इधर विलयन, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने ले रखा है विलयन यहां पे, इसके अंदर ये अपन ने शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं अपन, ये अपन ने विलयन ले रखा है, ठीक है, ये अपना हो गया विलयन, विलयन है, शुगर सॉल्यूशन ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और ये विलायक जहां पर अपन ने ले लिया H2O के रूप में ले लिया, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहां पे, ये जो आपके पास में अपन यहां पे कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में ये पिस्टन है, इस समय इसकी कंडीशन ये है, मान लीजिए आपके पास में स्टार्टिंग में ये जो पिस्टन थे, इसी को भी मैं सेम कलर से कर देता हूं जिससे आपको ये अच्छे से बात क्लियर हो जाए कि अपन यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं आपको, कि ये पिस्टन है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी ये पिस्टन यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो विलायक के पार्टिकल्स हैं, तो अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये विसरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर अपन सॉरी यहाँ पे ये जो है आपके पास में प्रासरण की क्रिया, प्रासरण की क्रिया क्या हो गई, स्टार्ट हो गई,
ये देखिएगा यहाँ पर प्राशरण की क्रिया आपको नजर आ रही है। क्लियर है? यानी विलायक के अणु जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या कर रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। ये जो क्रिया है इसे हम कहते हैं क्या, प्राशरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राशरण। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, ये जो पिस्टन लगाया है आपने, अब यहां पर यदि आप प्रेशर लगाएंगे तो देखिएगा, आप यदि ये प्रेशर लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है ये मान लीजिए आपका यहां आ गया। ध्यान रखना दोस्तों, अब ये पिस्टन जो है आपका, ये पिस्टन था, ठीक है, ये पिस्टन मान लो पहले ए पर था, सॉरी ये आपके पास में कहां पर था, आपके पास में ए पोजीशन पर था। क्लियर? तो देखिएगा यहां पर ये ए से आपके पास में कहां पहुंच गया, ये जो पिस्टन है आपका, ये आपके पास में पिस्टन था, इसको अपन यहां पे कह दिया अपन ने कि ये आपका पिस्टन है, पिस्टन ये पहले था ए पर, अब ये पहुंच गया ए डैश पोजीशन पर। कहां पहुंच गया, ए डैश पोजीशन पर पहुंच गया। दोस्तों ध्यान है आपको ये कि ए से किस पर पहुंच गया है, ये आपका जो पिस्टन है, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो आपका पिस्टन था ये पहले आपके पास में ये रहा, ये पिस्टन था, इधर के साइड अपन मान लेते हैं ये था आपके पास बी पोजीशन पर है। किस पर है, बी पर है। क्लियर? ओके, अब देखिए ये जो है ये पोजीशन पर कहां पहुंच गया, पोजीशन को बता रहा, देखिएगा ऐसे नहीं कि ये सर ये चेंज हो गया, ए से बी हो गया या ए था ये बी कैसे हो गया, इस तरह से नहीं जाना अपने को, पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिएगा ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पहुंच गया है। कैसे पहुंचेगा ये अभी बात करते हैं। ये मान लो आपके पास में आ गया बी डैश पर और ये ए डैश पर। देखिए जैसे आप इधर से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, जैसे आप इसमें इधर से प्रेशर लगाएंगे तो यहां से प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन, जाहिर सी बात है पिस्टन जो होगा वो नीचे आएगा। ये जो विलायक पार्टिकल्स है इधर से अर्धपारगम्य झिल्ली पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, प्राशरण होगा। प्राशरण होकर के इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस कंटेनर के इस जोन में क्या होगा, यहाँ पर विलयन अधिक होगा। अधिक होने से क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर खिसकेगा। तो ये जो आपके पास में यहाँ कितना इस पे प्राशरण की क्रिया में अपन ने यहाँ पर दाब लगाया है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर अपन यहां पर ये कहें कि अपन यहां पर इसके बहाव को रोकने का, यानी कि विलयन के साइड से अपन प्रेशर लगाएं जिससे ये विलायक के अणुओं का बहाव रुक जाए, अर्थात जो प्राशरण हो रहा है वो जो क्रिया है वो रुक जाए, उस दाब को लगाया गया, वो जो दाब है, स्थैतिक दाब है, उस दाब को हम कहते हैं प्राशरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम प्राशरण दाब कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? तो ये आपके पास में है प्राशरण दाब। ओके, अपना जो आपका हिमांक अवनमन है वो और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। लास्ट अणुसंख्यक गुण अपना बचा हुआ है प्राशरण दाब, और दोस्तों प्राशरण दाब हम पढ़ेंगे, उसके साथ एक वांट ऑफ फैक्टर, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। यहां तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।